नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वह हिंदी का नहीं बल्कि इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो इस पूरे टॉपिक को एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे शेयर करूं। यदि आपको कुछ नोट करना हो तो वीडियो के साथ साथ नोट करते चलें या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा वर्तमान समय में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक रही है। वर्षों पुरानी ये सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के दूसरे दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता से अपरिचित थे, कोई भी इस सभ्यता के बारे में नहीं जानता था। विद्वानों का मानना था कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं। फिर 20वीं सदी के तीसरे दशक में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे अधिक विकसित और सबसे प्राचीन थी। नामकरण को लेकर विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। सभी ने अपना अपना पक्ष प्रतिपक्ष रखा है, पर अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे कि किसने क्या मत दिए हैं, क्या कहा है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे, पर बाद में रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे। इतिहासकार इस सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। भौगोलिक स्तर के हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक इसके 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। त्रिभुजाकार शेप ये है 1100 और ये 1600। इसको अगर शेप में बनाएं तो ये त्रिभुजाकार शेप बनता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सर जॉन मॉर्सन के निर्देशन में ही राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की। अब पढ़ते हैं हम क्या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, कि वहाँ की नगर योजना किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री के एंगल पर। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग निवास करता था। दूसरे भाग में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक निवास करते थे। सड़कों के किनारों की नालियाँ ऊपर से ढकी होती थीं।
घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। हड़प्पा में आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार मतलब बाथरूम होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन एवं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिससे कि नगर को चोरों और लुटेरों से बचाया जा सके। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का एक अद्भुत निर्माण है और अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, अन्नागार मतलब जहाँ पे वो अनाज वगैरह रखते थे वो है अन्नागार, और सबसे बड़ी इमारत उसे माना जाता था गोडाउन। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थीं, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। अब लोथल में ऐसा नहीं होता था। लोथल में दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर ही खुलती थीं। नालों का निर्माण हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों और गलियों को लगभग एक ही ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ऐसा लगता है कि पहले गलियों के साथ नालियों को बनाया गया हो और फिर उसके बाद उसके अगल बगल में घरों का निर्माण किया गया हो। यदि घर के गंदे पानी को गली की नाली से जोड़ना था तो प्रत्येक घर के कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। यह आप आज भी अपने आसपास देख सकते हो कि घर की एक दीवार नाली से लगी हुई सटी हुई होती है और वह मेन रोड की नाली से जाकर मिलती है और रोड की नाली मुख्य नाले से जाकर मिलती है। गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये भवन एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन का प्रयोग खाना पकाने और कताई करने के लिए किया जाता था। ग्राउंड फ्लोर पर बनी दीवारों में कोई खिड़की नहीं होती थी। कई घरों में कुएं पाए गए हैं जो एक ऐसे कमरे में बनाए गए थे जिनमें कि बाहर से आया और जाया जा सकता था। दुर्ग निर्माण विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो दो सीढ़ियां बनी थी। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानाघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर थे। प्रत्येक स्नानाघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने नाले में मिलती थी। शवाधान हड़प्पा स्थलों में मिले शवाधानों में आमतौर पर मुर्दों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंट की चिनाई की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि कैसे करते थे, पशुपालन कैसे करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी। वे रबी में गेहूं, जौ, चना, दाल और खरीफ की फसल में बाजरा, ज्वार, तिल इत्यादि उगाते थे। हड़प्पाई लोग भेड़, बकरियों और मवेशियों के झुंड पालते थे। इन पशुओं से प्राप्त खाद्य आज भी कृषि की उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पावासी मांस मछली भी खाते थे। शिल्पकला हड़प्पाई लोग कांस्य वस्तुएं बनाने की विधि अच्छी तरह जानते थे। इनको राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मिल जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगवा लेते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने की विधि, मुहर बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि बहुत अच्छी तरह जानते थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता है। जौहरी लोग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे। इस समय मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रचलन था। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पर ये मिट्टी के बर्तन काफ़ी चमकदार होते थे। मतलब कि हड़प्पाई लोग मिट्टी के चमकदार बर्तन का निर्माण करते थे। हड़प्पा स्थलों पर किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय में
पुजारियों का कोई प्रभुत्व नहीं था। हड़प्पावासी पत्थर के सुंदर औजार बनाते थे। कभी कभी हस्तशिल्पी गांव के दूसरे व्यक्तियों के साथ वस्तुओं की अदला बदली करते थे। नगर उदय के साथ हस्तशिल्पियों के ऐसे समूह का उदय हुआ जो बाजार में वस्तुओं को खरीद और बेचकर अपनी आवश्यकता पूरी करते थे। आमतौर पर समाज के धनी और शक्तिशाली व्यक्ति इनके संरक्षक होते थे। इन शक्तिशाली लोगों को समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कीमती पत्थरों और गहनों की आवश्यकता होती थी। ये शक्तिशाली व्यक्ति दूर दराज से कीमती पत्थर मंगवाते थे जिन्हें हस्तशिल्पी तराशते थे। फलस्वरूप अनेक हस्तशिल्पियों ने अपने लिए खाद्य उत्पादन बंद कर दिया। कच्चा माल पाने के लिए वे दूसरों से अपने माल का विनिमय करते थे। नगरों के शिल्पी विनिमय के लिए उत्पादन करते थे। मोहनजोदड़ो जैसी बस्तियों में इंद्र, गोप, लाजवर्द के मनके बनाने की कार्यशालाएं मिली हैं। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अभिजात वर्ग उत्पन्न हो चुका था जो कि मध्य एशिया और प्रायद्वीपीय भारत से कच्चा माल मंगाकर इन नगरीय कार्यशालाओं को दे सके। वस्तुओं की विविधता से यह पता चलता है कि शिल्पी जो थे वो साधारण जनता के लिए और धनिकों के लिए वस्तुओं बनाते थे। व्यापार। हड़प्पाई लोग पत्थरों, धातुओं, सीप, शंख इत्यादि का व्यापार करते थे। अरब सागर के तट पर उनके लिए कुशल नौकावाहन मौजूद थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी और वहां से ये लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे। दजला और फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से भी हड़प्पाई लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के नगर में हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया वासी हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। मेसोपोटामिया के राजा गर्व से दावा करते थे कि मेलुहा की नावें उनके नगरों तक हाथी के दांत, सोना, इंद्रगोप और लाजवर्द लेकर आती थीं। इसकी पुष्टि हड़प्पा लिपि वाली उन मोहरों से होती है जो मेसोपोटामिया में मिली हैं। मेसोपोटामिया की शाही कब्रों में हड़प्पा के शंख और इंद्रगोप के मनके मिले हैं। हड़प्पाई वस्तुओं में मिली मोहरों का व्यापार में निश्चित ही उपयोग किया जाता था, क्योंकि ऐसी अनेक छोटी मोहरें मिली हैं जिनका लोथल में बंधे बधाए सामानों पर उपयोग किया गया था। लोथल में ऐसी मोहरें भी मिली हैं जिनका स्रोत फारस की खाड़ी के क्षेत्र में था। धर्म। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, उसी प्रकार हड़प्पाई लोग पृथ्वी की पूजा करते थे, क्योंकि ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए थे जो कि एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है और उनके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र हैं। भगवान की इस मूर्ति को पशुपतिनाथ कहा जाता है, या यूं कहें कि महादेव की संज्ञा दी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंह वाला गैंडा और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। हड़प्पा नगरों का हास। हड़प्पा नगरों की सबसे अधिक समृद्ध काल 2200 से 2000 ईसा पूर्व तक था। फिर शुरू हुआ हास। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन जैसे नगरों में नगर योजना और गृह निर्माण में धीरे धीरे हास आया। पुराने जर्जर ईंटों के बने मकान अब सड़कों और गलियों पर कब्जा करने लगे। ग्रेट बाथ का उपयोग बंद हो गया। लगभग 1850 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों पर आबादी नहीं रही। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, बाट, मृदभांड और शानदार वास्तुशैली जैसे महत्वपूर्ण विशेषताएं धीरे धीरे जाती रहीं। हड़प्पा सभ्यता की देन। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर प्रयोग में की जाती रहीं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे दशमलव पद्धति पर नापतोल, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों का निर्माण, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र, प्रतीक के रूप में ताबीज़ तंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, कृषि व्यवस्था, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार इत्यादि।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।